वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, जिनमें से जो प्रश्न हैं वो बोर्ड की एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़े प्रश्न की चर्चा करेंगे हम आज की क्लास में आपके साथ। बड़ा प्रश्न होगा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। प्रश्न क्या बन जाएगा, यह टॉपिक ही प्रश्न बन जाएगा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए, या धातुओं के कोई 4 रासायनिक गुणधर्म लिखिए, या फिर यह कहेंगे कि धातुओं की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया बताइए, ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्लों के साथ व अन्य धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया बताइए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, छप करके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। फिर और क्या पढ़ेंगे, आज हम खूब सारे पढ़ेंगे। एक एक नंबर के प्रश्न, एक एक अंक के प्रश्न आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और आपके अच्छे नंबर दिला सकते हैं। बात करेंगे किसकी, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसके उदाहरण बहुत बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 1+1 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। चर्चा करेंगे एक्वा रेजिया की, एनोडीकरण की। ये ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग बोर्ड के एग्जामिनेशन में इनमें से कोई सा भी पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ RAS, IAS, SSC, रेलवे, इन सभी में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे हम, ये प्रश्न की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। बड़ा सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे। बढ़िया आंसर क्या होगा, कौन कौन से शब्द हम बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिखें ताकि अच्छे मार्क्स आए। फिर हम बात करेंगे कि धातुएं, मेटल्स HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती हैं। धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती हैं, यह कारण आपको बताएंगे। फिर सक्रियता श्रेणी क्या होती है, यह आपको याद करवाएंगे, आपके दिमाग में फीड करवाएंगे। इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट्स जरूर बनाएं, और क्लास भाई अच्छी लगे तो शेयर करना नहीं भूलें, शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक सबसे पहले हम बात करेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। पहला ही रासायनिक गुणधर्म है, क्या याद रखना है, सबसे पहले आप बताएंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातुओं को लिख देता हूं मैं M और ऑक्सीजन को लिख देता हूं O2। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो MO बनाती हैं। MO का मतलब हो गया बच्चा धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। इतना भी लिख देंगे, आधा नंबर आपका पक्का। ठीक है बच्चा, क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं धातुएं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गई रामायण। अब है H2O। आप लोगों से पूछ ले कि जल के साथ या H2O के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, तो भैया यही बनाती हैं। क्या ये भी इसकी देख ऑक्सीजन के साथ धात्विक ऑक्साइड तो बनाएंगी, जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। तो कुछ ज्यादा आपको तैयारी नहीं करनी पड़ी। यहां पर धात्विक ऑक्साइड याद किया था, यहां पर भी धात्विक ऑक्साइड याद कर लें कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो भी धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन साथ में एक गैस बना देती हैं। कौन सी गैस, जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन तो बनता ही है, ये ऑक्सीजन जो होता है वो धातुओं के साथ मिलकर के धात्विक ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ध्यान रखना भाई, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आगे देखिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है गुरुदेव, तो देखिए जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है बताओ। यहां पर लिखेंगे धात्विक लवण, क्या लिख देंगे, धात्विक लवण। याद रखना
गलती मत करना, धात्विक लवण बनाती हैं और साथ में यहां पर भी हाइड्रोजन गैस देती हैं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। अब अन्य धातुओं के लवणों के साथ, अन्य धात्विक लवणों के साथ मतलब दो धातुएं हो गई। मान लो ए धातु है किसी बी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है, बी धातु का लवण। ठीक है, बी धातु का लवण, ए धातु जो है वह बी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है भाई, ए धातु का लवण बनता है, ए धातु का लवण बन जाएगा और बी धातु यहां पर मुक्त हो जाएगी, बी धातु। यह ध्यान में रखना, यह विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें भाई, सिंपल 4-5 मुश्किल से 8 शब्द आपको याद करने हैं। क्या पहली बार आपने क्या याद किया, क्या होता है जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं? आपने कह दिया अरे सर जी धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। कब बनता है? जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। अब जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है कि सर धात्विक ऑक्साइड बनता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ है, धात्विक ऑक्साइड बना देगा और साथ में जल वाला हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे? जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है बच्चा। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? या अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की जगह क्या कर देंगे? धात्विक लवण बना देंगे। क्या बना देंगे? धात्विक लवण। क्योंकि अम्ल जो होते हैं, धात्विक लवण आपको पता है किसके साथ? अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की, मतलब इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी तो धात्विक लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस भी ये देंगी। ये बात ध्यान में रखना भाई। फिर अन्य धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा? ए धातु जो है बी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेगी, ए धातु का लवण बनेगा और साथ में बी धातु अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब थोड़ा सा इनको विस्तार से देख लेते हैं। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला रासायनिक गुणधर्म हो गया, किसके साथ अभिक्रिया बच्चा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा लिख दिया, हेडिंग डाल दी अपने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? लिखना जरूरी है अच्छे शब्द बोर्ड की एग्जामिनेशन में। कैसे लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे कि जब धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? O2 के साथ अभिक्रिया करती हैं। O2 के साथ अभिक्रिया, जब धातुएं O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है? अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनता है। तो धात्विक लवण, धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब छोटी छोटी रिएक्शन एक दो यहां पर लिख देंगे और आपका काम बढ़िया हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल? जैसे मान लो अपन ने मैग्नीशियम का रिबन आपने पढ़ा था कि पहला एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैग्नीशियम जो था उसको दहन करेंगे तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? दहन करेंगे ना इसका, तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ध्यान रखना, ये क्या हो गया कि भाई मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या है? धातु है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं भाई, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम Al, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा O2, क्या बना लेगा? Al2
O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत बार मैंने आपको बता दिया इसको थर्मीटर अभिक्रिया में आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के तो कितने हैं भैया, 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। इसलिए अपन यहां पर अगर इसको संतुलित करेंगे भाई, किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इधर एल्यूमिनियम के 2 लगाएंगे, ठीक है, और इधर एल्यूमिनियम के 2 हैं, चलो इसको संतुलित करते हैं। देखो, पर ध्यान में रखना एल्यूमिनियम जो है वह किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ और देख लो एग्जाम्पल, फिर इसको संतुलित करते हैं। जिंक Zn है, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ZnO, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और यहां पर आप इसको संतुलित कर दो, यहां पर 2 लिख दो, तो यहां पर भी 2 लिख दो। यहां पर देखिए Al2O3, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। अब यहां पर ऑक्सीजन के यहां पर 3 परमाणु लिख दीजिए, तो ऑक्सीजन के तो हो गए 6, और एल्यूमिनियम के कितने हो गए, एल्यूमिनियम के कितने हो गए भी, यहां पर 2 कर दो, ठीक है। एल्यूमिनियम के कितने हो गए, 4, तो यहां पर लिख दो 4, यानी कि 4Al + 3O2 इज इक्वल टू 2Al2O3। यहां पर भी संतुलित करो तो यहां पर 2MgO लगा दो, ये संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन ध्यान में रखना कि मैग्नीशियम जो है, कोई भी धातु जो होती है ना, यह किसके साथ अभिक्रिया करे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। यह आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, बहुत बढ़िया आंसर हो गया है, यह ध्यान में रखना। अब यहां पर आप लोगों को एक छोटा प्रश्न और निकल करके आता है, क्या ध्यान में रखेंगे, प्रश्न छोटा प्रश्न में यहां पर बता रहा हूं, आप लोगों से प्रश्न ये पूछ लेंगे क्या कि भाई धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है, प्रकृति कैसी होती है, यह आपका 1 नंबर का प्रश्न यहां पर लिखना, कैसी होती है। तो आप क्या बताएंगे, भाई धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनको अगर आप पानी में घोल करके लिटमस पे परीक्षण करेंगे तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा कि ये जो है वह किस प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड। आपको बताना पड़ेगा, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये लाल लिटमस पत्थर को, ध्यान से देखना भाई, लाल लिटमस पत्थर जो है उसको क्या करती हैं, नीला करती हैं। क्या धात्विक ऑक्साइड जो है वह क्या करेंगे भाई, अगर धात्विक ऑक्साइडों को अपन पानी में घोल देंगे तो क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देंगे, क्योंकि अम्लीय प्रकृति के क्या होती है, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं बच्चा, लाल कर देते हैं। जबकि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं, इसलिए क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। सामान्यतः सभी धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 1-1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान से देखेंगे, शेयर करना नहीं भूलें भाई, क्लास को लाइक करना नहीं भूलें। समझ में आ रहा है तो प्रश्न यहां से ये बन रहे हैं, बोर्ड के पेपर में छप रहे हैं, ध्यान रखना। फिर एक और बढ़िया प्रश्न आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था आगे जो प्रश्न है, लेकिन इसी को यहीं पर हम बता देते हैं। प्रश्न क्या बता दें, आप लोगों को बता दें, प्रश्न पूछ करके आ जाएगा, बोर्ड की एग्जामिनेशन में छप जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो किसे कहते हैं, 1 नंबर का उदाहरण दीजिए, वो भी 1 नंबर का प्रश्न बन गया है बच्चा, 2 नंबर का, यहीं से ही, इस टॉपिक में से ही। तो आप क्या बताएंगे, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड।
जो अम्ल की भांति भी व्यवहार करे, जो क्षार की भांति भी व्यवहार करे, जो अम्ल भी है जो क्षार भी है, ठीक है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, वह कौन सा ऑक्साइड कहलाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। क्या लिखेंगे? ऐसे धात्विक ऑक्साइड, यहां तो लिख देंगे परिभाषा में बढ़िया सी, ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ऐसे धात्विक ऑक्साइड है, बढ़िया प्रश्न आता है। ऐसे धात्विक ऑक्साइड लिख दिया बच्चा, ठीक है। ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ये शब्द लिखने के बाद एक कविता लिख देंगे। कौन सी कविता? देखिए आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे जो अम्ल भी है, अम्ल भी है, जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, दोनों की भांति, दोनों की भांति व्यवहार भी है। क्या लिख देंगे? जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, व्यवहार भी है। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। समझो बात को इसको कि ये अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है और क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल की भांति भी व्यवहार करें और क्षार की भांति भी व्यवहार करें, उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बढ़िया प्रश्न 2 नंबर का एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अब आपको करना क्या है? सॉरी भाई, उदाहरण जरूर लिखने हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है 2। यहां कौन से लिखेंगे? पहला लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे बच्चा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख देंगे, बिल्कुल एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दिया है मैंने, उभयधर्मी ऑक्साइड है। साथ में फॉर्मूला भी लिख देंगे Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। दूसरा हम लिखेंगे एग्जाम्पल, कौन सा भाई? जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड जो है ना, ये भी क्या है बच्चा? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और फॉर्मूला हो जाएगा ZnO। क्या हो जाएगा भाई? ZnO। ये दोनों ही अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं और क्षारों की भांति व्यवहार करते हैं। दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, अम्ल भी है, क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है। इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसा सिंपल भाषा में आपको लिख देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनमें से कुछ और कि भाई सोडियम वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत अधिक अभिक्रिया करते हैं। सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं, ध्यान रखना कि सोडियम व पोटेशियम, जिसको मैं कहता हूं नाक, Na और K, सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं, सोडियम व पोटेशियम धातुएं ऑक्सीजन के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करती है। ध्यान में रखना, ऑक्सीजन के साथ बड़ी तीव्र अभिक्रिया करती हैं, तीव्र अभिक्रिया करती हैं और साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी होती हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा भी बाहर निकालती हैं। ध्यान में रखना क्या बात हो रही है कि सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं और ऊष्मा भी ये बाहर निकालती हैं, ऊष्मा भी इसमें उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए इनको खुले में रख लेते हैं ना, तो क्या पकड़ लेती हैं बच्चा? आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? दोनों सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती है ना, खुद जलने लग जाती है, ठीक है। इसलिए इनको किस में रखा जाता है? सोडियम व पोटेशियम धातुएं ऑक्सीजन के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं, ठीक है, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको क्या किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो यहां से प्रश्न निकल करके आ गया है कि सोडियम व पोटेशियम धातुओं को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है?
पूछ ले किस में डुबोकर भाई, केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। किसको, सोडियम व पोटेशियम को। बढ़िया प्रश्न आता है, सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो क्या लिखेंगे आंसर, देखो शब्दों में एकदम बढ़िया आंसर लिखेंगे आप, लाइन टू लाइन लिखेंगे। लिखेंगे आप क्या, क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि। क्योंकि खास बात क्या है, नंबर 1, ये O2 की उपस्थिति में आग पकड़ लेती हैं। O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है। क्या कर लेती हैं भाई, आग पकड़ लेती है, पकड़ लेती हैं। समझ गए बात को। ये जो दोनों धातुएं हैं नाक, सोडियम व पोटेशियम, दोनों ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, इसलिए, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, इन्हें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें अतः इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा, इनकी किसकी, सोडियम व पोटेशियम को भी तो बचाना है, वो भी तो जल जाती है खुद ही। इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए तथा नंबर तीसरा लिख देंगे। नंबर तीसरा क्या, तीसरा संभावित दुर्घटना, संभावित दुर्घटना या आकस्मिक आग, संभावित दुर्घटना या आकस्मिक आग। भाई अचानक कहीं खुले में रख दें इसको तो ये आग पकड़ लग, जहां रखे वहीं पर आग लग जाए। तो संभावित दुर्घटना या आकस्मिक आग को रोकने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें किस में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्या कारण बताएंगे कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत अधिक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है। क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ साथ यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी भी होती है, इसलिए आग पकड़ लेते हैं। अतः इनकी सुरक्षा के लिए, किनकी, सोडियम और पोटेशियम की खुद की सुरक्षा के लिए इनको सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबो देंगे। साथ में संभावित दुर्घटना या आकस्मिक आग को रोकने के लिए इनको किस में रख देंगे, केरोसिन तेल में रख देंगे, ताकि आग भी नहीं लगे और ये दोनों भी जलने से बच जाएं। ठीक है, अब और आप ध्यान में रखें इसमें छोटा प्रश्न क्या है। देखिए यहां पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ध्यान में रखो, छोटे प्रश्न निकल करके आ रहे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये धातुएं जो होती है ना, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। अगर इनको खुले में रख देना तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और इनके ऊपर क्या, धात्विक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ध्यान रखना, इनके ऊपर किसकी पतली परत चढ़ जाएगी भाई, धात्विक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाएगी। किसकी, धात्विक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाएगी। ठीक है, यह धात्विक ऑक्साइड की पतली परत जो है ना, वह क्या करती है, इनके पुनः ऑक्सीकरण को रोकती है। क्या करती है भाई, यह पतली परत इनके पुनः ऑक्सीकरण, रीऑक्सीडेशन, पुनः ऑक्सीकरण या संक्षारण से को रोकती है या संक्षारण से बचाती है। क्या ध्यान में रखेंगे, क्या खास बात है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो धातुएं जो हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया, इनको खुले में रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं, तो जिसके कारण इनके ऊपर क्या होता है भाई, धात्विक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, धात्विक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ये पतली परत जो होती है ये इनका
पुनः ऑक्सीकरण से रोकती है, और पुनः ऑक्सीकरण अगर इनका रुक जाता है तो ये संक्षारण से क्या हो जाती है, बच जाती हैं। ये ध्यान में रखना। कौन सी बात कर रहे हैं अपन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। इसके अलावा कई धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे मान लो चांदी है, सोना है, ठीक है, तांबा है, ये क्या है भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सी धातु, सोना, चांदी, ये धातुएं O2 के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऑक्सीजन के साथ। कौन सी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, चांदी, सोना, चांदी, सोना, AgAu। ठीक है, ये प्रश्न पहला जो धात्विक गुणधर्म था उसकी हम बात की हमने, किसकी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसकी भाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। हमने देखी कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो पहली लाइन में आपको मैंने क्या याद करवाया, कि आपको याद करवाया कि धातुएं जो होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है भाई, धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई, धात्विक ऑक्साइड बनता है। अब जल के साथ अभिक्रिया हम देखेंगे, किसके साथ बच्चा, जल के साथ अभिक्रिया। कैसे, कि जब लिखेंगे भाई धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक गुणधर्म है जल के साथ अभिक्रिया। क्या देखा था अपन ने भाई, क्या होता है, जब धातुएं जो होती है ना वो जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, अपन ने क्या देखा, क्या बताएंगे, लिख देंगे भाई धातुएं, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, वो ही धात्विक ऑक्साइड बनेगा। पहले क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तथा जो धात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वो क्या कर लेते हैं भाई, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या खास बात है कि धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। लेकिन जो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अगर जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, ठीक है, जल के में घुल जाते हैं, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। किस में क्या बना लेते हैं भाई, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब और खास बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या, देखिए सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं, देखो ध्यान से सुनना भाई, सोडियम व पोटेशियम धातु, ये धातुएं जो होती हैं वो ठंडे जल के साथ, ध्यान रखना, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। ध्यान रखना भाई, सोडियम व पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। कौन सी धातुएं, सोडियम व पोटेशियम धातुएं किसके साथ, ठंडे जल के साथ ही तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। और कौन सी गैस देती हैं भाई, हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देती है और साथ में ऊष्मा भी बाहर निकालती हैं, ऊष्मा भी बाहर निकालती हैं। ठीक है, ऊष्मा भी बाहर निकालती हैं। ध्यान से सुनो इस प्रश्न को, ध्यान से देखो इस प्रश्न को, कि सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं और ऊष्मा भी बाहर निकालती हैं। इस ऊष्मा से ये हाइड्रोजन गैस जल जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है भाई, जल जाती है। किससे साथ, किससे जल जाती है, जो सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं, सोडियम व पोटेशियम धातु Na धातु जो है, मान लो जल के में इसको रख दिया जाएगा, किस में रख दिया जाएगा, जल में, इसके ऊपर पानी डाला जाएगा तो क्या बनाएंगी भैया, धात्विक ऑक्साइड
Na2O बनाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस देंगी और हाइड्रोजन गैस देंगी साथ में ऊष्मा बाहर निकालेंगी। क्या निकालेंगी बच्चा? ऊष्मा बाहर निकालेंगी। क्या निकालेंगी? ऊष्मा बाहर निकालेंगी। इस ऊष्मा से ये हाइड्रोजन गैस जल जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी भाई? आग लग जाएगी। किसमें? सोडियम में। पानी में आग लग जाएगी। कहते हैं ना पानी में आग लगा देंगे। कैसे लगा देंगे भाई? पानी में सोडियम डाल दीजिए आप, सोडियम डालते ही अपने आप आग जलने लग जाएगी और आप कहेंगे हमने पानी में आग लगा दी है। तो सोडियम को रख देंगे, चाहे पोटेशियम को रख दो, दोनों को अगर हम पानी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? आग लग जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है। और यह सोडियम ऑक्साइड जो है यह वापस से पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ पर क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा। पोटेशियम जो है KOH बना लेगा। ये ध्यान में रखना। ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na प्लस H2O, Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH। ठीक है। NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा। इस प्रकार से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा। क्या सीखा आपने कि जो सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं, साथ साथ में ऊष्मा भी बाहर निकालती हैं। ठीक है। और तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। तीन बातें, एक तो तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, साथ में ऊष्मा भी निकालती है। इस ऊष्मा से यह हाइड्रोजन गैस जल जाती है और पानी में आग लग जाती है। अब और देखिए, और क्या ध्यान में रखना है कि कैल्शियम धातु जो होती है, कौन सी धातु भाई? कैल्शियम। कैल्शियम धातु जो होती है वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। ठीक है। कैल्शियम धातु जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है भाई? ये धीमी अभिक्रिया करती है। किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? धीमी गति से अभिक्रिया करती है, तेज गति से अभिक्रिया नहीं करती, धीमी अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है? सोडियम करती है क्या? नहीं। पोटेशियम करती है क्या? नहीं। कौन सी धातु करती है? कैल्शियम धातु जो होती है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बना लेती है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बना लेती है? CaOH होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी गैस देती है भाई? हाइड्रोजन गैस देती है। यह हाइड्रोजन गैस जो होती है ना बच्चा, इसी कैल्शियम, मान लो जो कैल्शियम है धीमी गति से अभिक्रिया हो रही है, यह कैल्शियम है, तो इस कैल्शियम धातु के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या हो जाते हैं बच्चा? चिपक जाते हैं। किसके बुलबुले चिपक जाते हैं? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं। और अगर ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जब चिपकते हैं ना तो यह कैल्शियम जो है वह पानी में तैरने लग जाता है। किसमें तैरने लग जाता है बच्चा? पानी में तैरने लग जाता है। कौन सी धातु पानी में तैरती है? तो आप बताएंगे ठंडे पानी में कैल्शियम तैरती है। ठंडे पानी में कौन सी तैरती है भैया? कैल्शियम तैरती है। ध्यान में रखना इस बात को। और भी आप ध्यान में रखना क्या भाई? मैग्नीशियम धातु जो होती है, देखो ध्यान से कि मैग्नीशियम धातु जो होती है वो क्या करती है भाई? मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ध्यान में रखना, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु। लेकिन किसके साथ अभिक्रिया कर जाएगी? किसके साथ? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। गर्म जल के साथ। ध्यान रखना, मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और क्या बनाती है? वही बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस देगी। लेकिन यह अभिक्रिया भी किस प्रकार की होती है बच्चा? धीमी होती है। क्या होती है भाई? धीमी। इसलिए गर्म जल में अगर मैग्नीशियम डालेंगे तो यह मैग्नीशियम भी क्या करने लग जाएगा बच्चा? मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या हो जाएंगे बच्चा? चिपक जाएंगे। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाएंगे और गर्म जल में मैग्नीशियम डालेंगे तो यह भी क्या करने लग जाएगा बच्चा? तैरने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा?
तैरने लग जाएगा। तो मैग्नीशियम धातु जो है इसको अगर गर्म जल में डालेंगे तो ये तैरने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? तैरने लग जाती है। ठंडे जल में कौन सी धातु तैरती है? कैल्शियम। गर्म जल में कौन सी धातु तैरती है? मैग्नीशियम। ठीक है, कन्ना का मंगल। ठीक है, इसके अलावा और धातुएं देखिए, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, फेरस है और जिंक है, जिंक Zn। ये धातुएं जो होती है ना बच्चा, ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे जल के साथ नो, गर्म जल के साथ नो, गर्म जल के साथ नहीं। यहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लो आप, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस देती है। यहां पर एल्यूमिनियम है, लोहा है, जिंक है, ये क्या करती है? ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, दोनों के साथ ही अभिक्रिया नहीं करती। कौन कौन सी धातुएं ठंडे व गर्म जल दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो आप क्या बताएंगे? एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक, ये धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन बच्चा भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ? भाप के साथ। भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है, ये धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है भैया? ये धात्विक ऑक्साइड बना लेंगे भाई, धात्विक ऑक्साइड, या हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में कौन सी गैस देंगे भाई? हाइड्रोजन गैस देंगे। धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस देती हैं। ध्यान से देखना भाई, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। कौन सी धातुएं? एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है। ये धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और धात्विक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, इनके अलावा जो धातुएं बच गई, कौन सी भैया? कौन सी धातुएं बच गई भाई? आपको पता है कौन सी बची? कि बच गई भाई, लेड है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, लेड है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, सोना, चांदी, ठीक है, ये किसी भी जल के साथ इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेड, कॉपर, सोना, चांदी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया में इतनी सारी बातें आपको बतानी है। लेड, कॉपर, सोना, चांदी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब तीसरा जो रासायनिक गुणधर्म है वह कौन सा भैया? अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अम्लों के साथ। तीसरा लिख देंगे, अम्लों के साथ अभिक्रिया। यह आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या होता है भाई? अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। देखो, अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्या आंसर लिखेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया में? कि जब धातुएं जो होती हैं, जैसे मान लो अपन ने देखा था कि कौन सा देखा था भाई? Zn, जिंक प्लस H2SO4। जिंक क्या है? धातु है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। तो जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनता है, ZnSO4 बन गया, और साथ में क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, इस हाइड्रोजन गैस को साबुन के बुलबुले में हम लेकर के गए थे, और तो ये हाइड्रोजन गैस इनके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके गए थे, तो फटफट की आवाज़, फटफट की ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस जलती है। ये अपन ने पढ़ लिया था। तो सीधी सी बात क्या है कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करें, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बन जाता है? धात्विक लवण। ये क्या है? जिंक सल्फेट है, और है क्या? ये धात्विक लवण है। धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्या निकलती है भाई? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपको बहुत बार मैंने बता दिया, कौन सा प्रश्न जो हमने चर्चा कर चुके हैं, कि HNO3 के साथ क्या होता है? प्रश्न क्या आ गया कि जब धातुएं, ध्यान से देखो इसको, कि जब धातुएं HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती है? अभिक्रिया करती हैं तो
H2 गैस क्यों नहीं बनती है? यह प्रश्न है, यह प्रश्न हम चर्चा कर रहे थे, गैस क्यों नहीं बनती है, यह प्रश्न पूछ लेंगे। आपको आंसर देना है बढ़िया, क्यों नहीं देती है, देती हैं। मतलब धातुएं जो होती हैं, हमने देखा कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर रही हैं और हाइड्रोजन गैस दे रही हैं, ठीक है बच्चा, बिल्कुल। लेकिन HNO3 क्या है? अम्लीय है, नाइट्रिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती है? इसका भी कारण है। क्या कारण बताएंगे? क्योंकि, आप क्या आंसर लिखेंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, ध्यान में रखना, क्योंकि HNO3 जो है, नाइट्रिक अम्ल जो है, HNO3 एक प्रबल ओक्षीकारक है। ध्यान में रखना, HNO3 एक प्रबल ओक्षीकारक है। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, HNO3 क्या है? एक प्रबल ओक्षीकारक है, ठीक है। ये लाइन पहली ध्यान में रखेंगे, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ओक्षीकारक है, इसलिए दूसरी लाइन में लिखेंगे, इसलिए यह अभिक्रिया में बने H2 गैस का, या हाइड्रोजन गैस जो बनती है ना, हाइड्रोजन गैस H2 गैस का ऑक्सीकरण कर देती है, H2 गैस का ऑक्सीकरण कर देती है। अब H2 गैस का ऑक्सीकरण हो गया तो किस में बदल जाएगा? ऑक्सीकरण कर देती है, H2 गैस का ऑक्सीकरण कर देती है और इसे किस में बदल देती है? जल में बदल देती है। ऑक्सीकरण कर देती है और H2O बनाती है, ठीक है, जल बना देती है। तथा तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? तथा स्वयं, खुद जो है ना बच्चा, तथा स्वयं किस में बदल जाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाती है। तथा स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाती है, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये बात आप क्या करेंगे भाई? 3 कारण बताएंगे किस प्रकार के, कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरी बात क्या बताएंगे? इसलिए यह अभिक्रिया में बने हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण कर देती है और उसको जल में बदल देती है। तथा स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाती है। इसलिए जब धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती हैं, ठीक है बच्चा। लास्ट इसका धात्विक गुणधर्म है, वह क्या है? अन्य धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया। कौन सा भाई? अन्य धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया। यह चौथा इसका गुणधर्म है, अन्य धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया। क्या करेंगे भाई? आपने देखा था क्या कि लोहे की कीलें जो हैं, धातु है एक धातु लोहा, ठीक है, लोहे की कीलें जो होती है, जब कॉपर सल्फेट, ये अन्य धातु का लवण हो गया, कॉपर सल्फेट, ये फेरस है, धातु ए है, ये धातु बी हो गई, धातु बी का लवण हो गया। जब धातुएं अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है भाई? धातु लवण, ए धातु का लवण बनेगा, यानी कि फेरस सल्फेट बन जाएगा FeSO4, और साथ में कॉपर अकेला रह जाएगा, धातु बी। ए धातु जो है वह बी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ए धातु का लवण बनता है और बी धातु बनती है, बी धातु, समझ गए। जब ए धातु जो है वह बी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो ए धातु का लवण बनता है और बी धातु मुक्त हो जाती है। यह कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया बच्चा? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया। बहुत बार प्रश्न आ जाता है भाई, बहुत बार प्रश्न आ जाता है क्या, कि लोहे की कील जो है, ये लोहा है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है, कॉपर सल्फेट CuSO4। जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो
लोहे की कील जो है उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे की कीलों के ऊपर किस रंग की परत? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर भाई? लोहे की कीलों पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वह मलिन हो जाता है। तो दोनों कारण क्या बताएंगे? दो चीज बन रही है, दोनों का आंसर हो जाएगा। भूरे रंग का कारण क्या है? कॉपर। भूरे रंग का कारण क्या है? कॉपर की परत चढ़ना। क्या भाई? कॉपर की परत चढ़ना। और मलिन हो जाने का कारण क्या है? कॉपर सल्फेट का किस में बदलना भाई? फेरस सल्फेट का बनना। फेरस सल्फेट का बनना। कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है फेरस सल्फेट के कारण, और लोहे की कीलों पर भूरा रंग चढ़ जाता है कॉपर के परत चढ़ने के कारण। ये बढ़िया प्रश्न बनते हैं। क्लास लंबी हो गई है, इसलिए अगली क्लास में उन छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो मैंने बताए थे। ठीक है बच्चा, तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।